नमस्कार, आप देख रहे हैं शीर्षक न्यूज। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। आज 24 जून 2020 बुधवार हो चुका है। तो जानेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में देश भर के मुख्य समाचार तथा तमाम बड़ी खबरों को। जी हां, कोरोना वायरस को लेकर ताजा अपडेट्स हैं, साथ ही भारत चीन विवाद को लेकर भी बड़ी खबरें हैं। इसके अलावा भारत नेपाल विवाद को लेकर भी ताजा अपडेट्स है, साथ ही यूपीपीएससी मेंस के रिजल्ट्स को लेकर भी ताजा अपडेट्स हैं। इसके अलावा आपको सोना चांदी की कीमतों और शेयर बाजार से भी रिलेटेड न्यूज बताएंगे। तो बिल्कुल ध्यान से अंत तक बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखें। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दें ताकि हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि चीनी वायरस को लेकर क्या ताजा अपडेट्स और आंकड़े आ रहे हैं। जी हां, तो मैं आपको बता दूं कि देश में अब तक 4,55,800 से ज्यादा केसेस हो चुके हैं, जिनमें से 2,58,500 से ज्यादा लोग रिकवर्ड हो गए हैं। वहीं मृतकों की संख्या 14,483 पहुंच चुका है। आपको बता दें, देश में सबसे ज्यादा केसेज महाराष्ट्र राज्य में, जहां पर केसेज टोटल हो चुके हैं 1,39,000। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के आंकड़े आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दोस्तों अगला अपडेट भी कोरोना वायरस को लेकर है, जहां दिल्ली में टूटा रिकॉर्ड। एक दिन में मिले 3,947 नए कोरोना मरीज, 67 लोगों की मौत। जी हां, महाराष्ट्र के बाद अब दिल्ली में कोरोना संक्रमण को लेकर रोज नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं। दिल्ली में मंगलवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 3,947 नए मामले आए हैं। राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना संक्रमितों की एक दिन में सामने आने वाली अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 66,602 हो चुकी है। आयुष मंत्रालय ने बाबा रामदेव की कोरोना वाली दवा की जांच होने तक प्रचार प्रसार पर रोक लगाई। जी हां, आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की ओर से कोरोना की दवा खोज लेने के दावों को लेकर मीडिया में छपी रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है। मंत्रालय ने साफ तौर पर कहा है कि कथित वैज्ञानिक अध्ययन के दावों की सच्चाई और विवरण के बारे में मंत्रालय को कोई जानकारी नहीं है। हालांकि पतंजलि के चेयरमैन आचार्य बालकृष्ण ने ट्वीट किया है, यह सरकार आयुर्वेद को प्रोत्साहन व गौरव देने वाली है। जो कम्युनिकेशन गैप था वह दूर हो गया है। बालकृष्ण ने यह भी कहा कि क्लिनिकल ट्रायल्स के जितने भी स्टैंडर्ड्स पैरामीटर्स हैं उन सबको 100% फुलफिल किया है। इसकी सारी जानकारी हमने आयुष मंत्रालय को दे दी है। रूस दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, कम वक्त में रक्षा सौदा पूरा करने के लिए तैयार। जी हां, चीन के साथ तनातनी के बीच रूस दौरे पर गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वे अपने दौरे से पूरी तरह संतुष्ट हैं। उन्होंने कहा कि उनकी चर्चा पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रही। रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें यह आश्वासन मिला है कि पहले से जारी रक्षा कॉन्ट्रैक्ट को न सिर्फ बरकरार रखा जाएगा बल्कि उसे जल्द पूरा भी किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा, कोविड-19 महामारी के बाद भारत की तरफ से विदेश का मेरा पहला दौरा है। यह भारत और रूस के बीच विशेष संबंध को दर्शाता है। उन्होंने कहा, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान मारे गए रूस के जवानों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इस युद्ध में लाखों भारतीय जवानों ने भी हिस्सा लिया था और वे शहीद हुए थे। रूस में भी चीन ने चली चाल। फेसबुक के जरिए कहा, भारत को न दो हथियार। जी हां, लद्दाख के गलवान घाटी पर पिछले हफ्ते भारत और चीन के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद हालात तनावपूर्ण है। इस बीच रूस में भारत, चीन और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले चीन ने वहां के सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर भारत के खिलाफ दुष्प्रचार करना शुरू कर दिया है। चीनी मुखपत्र पीपुल्स डेली ने रूसी रणनीतिक समुदाय को प्रभावित करने की कोशिश में अपने फेसबुक पेज पर रूसी भाषा में एक मैसेज पोस्ट किया, जिसमें रूस को भारत को हथियार नहीं बेचने की सलाह दी गई है। पोस्ट में कहा गया है कि यदि रूस भारतीय और चीनी लोगों के दिलों को नरम करना चाहता है तो इस बुरे माहौल में भारत को हथियार न बेचना ही बेहतर होगा। नेपाल ने दी इजाजत, गंडक डैम की मरम्मत करने के भारतीय टीम। जी हां, नेपाल से भारतीय सीमा में प्रवेश करने वाली नारायणी गंडक नदी पर बने बांध की मरम्मत के लिए दोनों देशों के बीच मंगलवार को सहमति बन गई। इसके बाद बिहार के जल संसाधन विभाग के मजदूर और उनकी टीम गंडक बांध की मरम्मत का काम करने के लिए नेपाल चली गई है। बगहा के एसडीएम विशाल राज ने पुष्टि करते हुए बताया कि लगभग 50 मजदूरों को अनुमति दे दी गई है। अगर जरूरत होगी तो और भी मजदूर मरम्मत के लिए जाएंगे। हमने इस बारे में बात कर ली है।
भारत नेपाल विवाद पर ट्वीट कर बुरी फंसी मनीषा कोइराला, लोगों ने लगाई क्लास। जी हां, बॉलीवुड एक्ट्रेस मनीषा कोइराला ने भारत और नेपाल के बीच चल रहे तनाव पर कुछ ट्वीट्स करते हुए अपनी राय सोशल मीडिया पर रखी थी। मनीषा ने नेपाल के नए राजनीतिक नक्शे का सपोर्ट किया था, जिसके बाद से ही लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं। बता दें, मनीषा का जन्म नेपाल के काठमांडू में हुआ था और ऐसे में नेपाल के सपोर्ट में ट्वीट करना मनीषा के लिए भारी पड़ गया है। जासूसी का अड्डा बने पाक उच्च आयोग के आधे कर्मियों को जाना होगा वापस, भारत का बड़ा फैसला। जी हां, भारत सरकार ने नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तान के उच्च आयोग में कर्मचारियों की संख्या आधी करने का फैसला कर लिया है। विदेश मंत्रालय ने इस संबंध में बताया है कि सरकार ने पाक उच्च आयोग में कर्मचारियों की संख्या 50% घटाने का निर्णय किया है। मंत्रालय ने कहा कि इसके साथ ही इस्लामाबाद में भारत अपनी उपस्थिति भी कम करेगा। नई दिल्ली में पाकिस्तान उच्च आयोग एक तरह से आईएसआई के लिए जासूसी का काम कर रहा था। अभी उच्च आयोग में 110 कर्मियों को अनुमति थी, लेकिन अब इसे घटाकर 55 करने का फैसला किया गया है। भारत को डोनाल्ड ट्रंप ने दिया एक और बड़ा झटका, वंदे भारत मिशन पर अमेरिका ने लगाई ब्रेक। जी हां, अमेरिका ने भारत सरकार द्वारा अमेरिकी विमान कंपनियों के चार्टर्ड विमानों को भारत अमेरिका मार्ग पर परिचालन की अनुमति नहीं देने को भेदभावपूर्ण और प्रतिबंधात्मक करार दिया है। उनका कहना है कि एयर इंडिया वंदे भारत मिशन के तहत खुद उड़ान भर रहा है। अमेरिका के परिवहन विभाग के आधिकारिक बयान में सोमवार को कहा गया कि इसको ध्यान में रखते हुए एयर इंडिया के किसी भी चार्टर विमान को भारत अमेरिका मार्ग पर 22 जुलाई से तब तक उड़ान की मंजूरी नहीं दी जाएगी जब तक विभाग खास तौर पर इसकी मंजूरी नहीं दे देता। चीन के साथ बढ़ते तनाव के बीच भारत अमेरिका से खरीदेगा 500 करोड़ का हथियार। जी हां, चीन के साथ सीमा पर बढ़ते संघर्ष के बीच केंद्र सरकार ने तीनों सेनाओं को घातक हथियार और गोला बारूद खरीदने के लिए 500 करोड़ रुपए के आपात फंड की मंजूरी दे दी है। इसके तहत भारत अमेरिका से M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोप के लिए एक्स कैलिबर एम्यूनिशन खरीदेगा। ये सभी ऑर्डर केंद्र सरकार द्वारा सेना को दिए गए आपातकालीन वित्तीय शक्ति के अंतर्गत दिया गया है। राहुल गांधी ने फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, पीएम मोदी चीन के दावों का समर्थन कर रहे हैं, कब खड़े होंगे सेना के साथ। जी हां, लद्दाख में एलएसी पर गलवान घाटी में चीनी सेना से हिंसक झड़प के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार की नीति को लेकर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन के दावों के साथ खड़े हैं, लेकिन वह हमारी सेना के साथ खड़े नजर नहीं आते हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, चीन ने हमारी जमीन ले ली, भारत इसे वापस पाने के लिए बातचीत कर रहा है। चीन कह रहा है कि भारत का यह जमीन नहीं है। प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से चीन के दावे का समर्थन कर रहे हैं। पीएम चीन का समर्थन क्यों कर रहे हैं और भारतीय सैनिकों का समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, अगली खबर हज यात्रा को लेकर है, जहां सऊदी अरब ने हज यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। जी हां, कोरोना वायरस के मद्देनजर इस बार सऊदी अरब हज यात्रा में दुनिया भर के लाखों मुस्लिम हिस्सा नहीं ले सकेंगे। सऊदी अरब सरकार की ओर से सोमवार को यह घोषणा की गई कि इस साल बहुत ही सीमित संख्या में लोग हज यात्रा कर सकेंगे। इसमें सऊदी अरब में ही रहने वाले लोग प्रमुख रूप से शामिल होंगे। आपको बता दें, साल 1932 के बाद पहली बार हज यात्रा पर इस तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। यूपीएससी पीसीएस मेन 2018 के रिजल्ट घोषित, 2670 अभ्यर्थियों ने मारी बाजी। जी हां, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पीसीएस मेंस परीक्षा 2018 का परिणाम मंगलवार को घोषित हो गया है। यूपी लोक सेवा आयोग के सचिव जगदीश ने बताया कि 984 पदों के लिए 2670 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। उन्होंने बताया कि पीसीएस मेंस परीक्षा में कुल 16,738 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। सचिव के मुताबिक रिजल्ट आयोग की वेबसाइट http://upps.up.nic.in पर उपलब्ध है। दोस्तों, अगला अपडेट रेलवे टिकट बुकिंग को लेकर है, जहां 14 अप्रैल से पहले बुक हुए टिकट को रद्द कराने पर रेलवे देगी पूरी रिफंड। जी हां, रेलवे ने कहा कि 14 अप्रैल से पहले बुक किए गए टिकट के रद्दीकरण पर यात्रियों को पूरा रिफंड देगी। यदि आपने 14 अप्रैल 2020 या उससे पहले आगामी 120 दिनों के ट्रेन की टिकट बुक किए थे और ये ट्रेन रद्द कर दी गई है, इसके चलते आईआरसीटीसी के माध्यम से रेलवे आपको टिकट का पूरा पैसा लौटाएगी। ऐसी स्थिति में आईआरसीटीसी हमेशा यात्रियों को टिकट रद्द नहीं करने का सलाह देती है। जैसे इस सिस्टम के द्वारा टिकट रद्द होती है तो आपको फुल रिफंड मिल जाता है।
फिर गिरा सोना, चांदी के भाव में भी भारी गिरावट। जी हां, सोने की कीमत में कल फिर गिरावट दर्ज की गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कीमतों में कमी और डॉलर के मुकाबले रुपए के मजबूत होने से सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। मंगलवार को सोने की कीमत में 57 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत में प्रति किलो 477 रुपए की गिरावट आई है। दिल्ली के सराफा बाजार में मंगलवार को सोने का भाव 57 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ 48,931 रुपए पर पहुंच गया। पिछले सत्र में सोने का बंद भाव 48,988 रुपए प्रति 10 ग्राम था। चांदी के भाव में 477 रुपए प्रति किलोग्राम के गिरावट के बाद नया भाव 49,548 रुपए पर आ गया है। शेयर बाजार 519 अंकों की छलांग के साथ सेंसेक्स 35,430 पर बंद, वहीं 10,471 पर पहुंचा निफ्टी। चीन गलवान में पीछे हटने को तैयार हो गया है। कल हुई दोनों पक्षों की बातचीत सकारात्मक रही। भारत चीन में तनाव घटने से शेयर बाजार लगातार मजबूती के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 519 अंकों की छलांग के साथ 35,430 के स्तर पर बंद हुआ, वहीं निफ्टी 160 अंकों की बढ़त के साथ 10,471 के स्तर पर पहुंच गया। विश्लेषकों के मुताबिक वैश्विक बाजारों में सकारात्मक संकेत मिलने और विदेशी कोषों का प्रवाह जारी रहने से घरेलू शेयर बाजार को समर्थन मिला है। तो आइए दोस्तों, अब हम अगले 24 घंटे के दौरान देश भर के संभावित मौसम के पूर्वानुमान को जानते हैं। जी हां, अगले 24 घंटे के दौरान पूर्वोत्तर भारत, उत्तर पूर्वी बिहार, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, पूर्वी मध्य प्रदेश, दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कई जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा भी हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दक्षिणी कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और विदर्भ के कुछ हिस्सों में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। इन भागों में एक दो स्थानों पर तेज वर्षा भी हो सकती है, जबकि बिहार के शेष भागों, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, गुजरात और पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश के साथ साथ एक दो स्थानों पर मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश का अनुमान है। राजधानी दिल्ली एनसीआर में मौसम गर्म और शुष्क बना रहेगा, हालांकि एक दो स्थानों पर गर्जना के साथ बूंदाबांदी हो सकती है।